नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का जो आपकी सीरीज स्टार्ट की है हमने, उसका आपका सेकंड लेक्चर है। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरब एंड तुर्किश इन्वेजन। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर इस आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपकी जो पूरी एनिशिएंट हिस्ट्री है उसको कवर कर चुके हैं। तो कोई भी बच्चा अगर इनमें से कोई भी जो आपका टॉपिक है उसको अगर देखना चाहता है तो वो जाके सीरीज को फॉलो कर सकता है। अब हम बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। तो मिडिवल हिस्ट्री की जो आपकी स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, क्या इसका टाइम पीरियड माना जाता है, इस सभी के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है आप उसको एक बार जाके देख सकते हो। अब इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि आपका जो इस्लाम है उसकी टोटल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मोहम्मद पैगंबर ने आपका मक्का और मदीना से इस रिलीजन को ओरिजिनेट किया था। उसके बाद उसने खुद को रसूल घोषित कर दिया था। उसके बाद आपकी जो काबा के अंदर जितनी भी मूर्तियां थी उनको वहां से हटा दिया गया था। तो ये सारी चीजें हमने जितने भी जो ब्रीफ हिस्ट्री थी पूरी वो इस्लाम के बारे में हमने देख लिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसकी डेथ होती है तो इसकी डेथ के बाद आपका टोटल 4 खलीफेट बनते हैं और वो क्या करते हैं, अरब रीजन से ये जो मुस्लिम निकल के आते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अरब कॉन्क्वेस्ट। तो ये आके हमारे सिंध के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो सिंध आपको पता ही है, जो आज के दिन जो आपका मॉडर्न डे पाकिस्तान है उसके अंदर आपका लाई करता है, लेकिन पहले ही आपका इंडिया का हिस्सा होता था। तो अब ये 7th सेंचुरी के अंदर आके 712 के अंदर आके आपके सिंध के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और यहां पर आया था आपका मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद ही होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 के अंदर आपका यहाँ पे आके कब्जा कर लिया। अब आपके माइंड में ये चीज आ सकती है कि सर 700 से लेके जो 1200 है उस टाइम पीरियड के अंदर ये हमारे इंडिया के अंदर एंट्री क्यों नहीं हुए। तो देखो वो जो टाइम पीरियड है आपका, अब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि 700 से लेके जो आपका 1000 तक है, आपका 7th को आपकी जो 10th सेंचुरी है, इन 300 साल तक तो आपके जो राजपूत हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं। तो राजपूत जब आपके पावरफुल हैं तो ये इंडिया के अंदर आपको ये इनको एंट्री करने ही नहीं देते हैं। तो ये हर बार जब भी इंडिया के अंदर एंट्री करने की सोचते हैं तो इनका राजपूत के साथ टकराव होता है और ये कहीं ना कहीं वहां से मतलब कि आपकी हार हो जाती है इनकी। तो अब ये क्या है, वापिस से अपना इस रीजन के अंदर आके इनका एक स्टेल एंड मेट कंडीशन बन गई है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जो इंडिया के ऊपर जो अटैक होगा वो देखो यहां पर आके 10th सेंचुरी 998 के अंदर आपका एक रूलर आता है महमूद ऑफ गजनी। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आज के लेक्चर में। उसके बाद महमूद ऑफ गोरी, गोरी के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर कैसे गोरी के बाद आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत की जो नींव है वो इंडिया के अंदर रखता है आपका। तो ये देखो आपका अब 1000 से लेके 1200, इन 200 साल के अंदर आप ये बोल सकते हो कि ये जो दो रूलर हैं आपके, मुस्लिम रूलर हैं आपके, पहला है महमूद गजनी और दूसरा है आपका गोरी, ये अब आके इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं। अब ये जो अटैक करते हैं तो यहाँ पर देखो अरब के साथ साथ आपका एक नया वर्ड और ऐड हो गया है, तुर्किस। तो ये तुर्क क्या है और कैसे ये आपकी पिक्चर में आते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो अटैक करने के लिए आए थे वो तो अरब आए थे, लेकिन ये अरब से तुर्किस में कैसे कन्वर्ट हो गया, जो भी कुछ है तो वो देखो आपको अब आगे आने वाली इस लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से वही बताना चाहता हूं कि जो आपका 622 से लेके 32 तक तो आपके मोहम्मद पैगंबर आपके जिंदा थे। तो ये जो आपका रिलीजन है वो आपका सिर्फ मक्का मदीना रीजन के अंदर आपका मेन डोमिनेंट था। अब जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद आपका क्या होता है, जो 4 खलीफा बनते हैं तो वो आपके क्या करते हैं 632 से लेके 61 तक इसी रीजन से आपके इसको एक्सपेंड करते हैं रिलीजन को। तो ये देखो उन्होंने कितना ज्यादा एरिया है वो कैप्चर कर लिया। ये जो ऑरेंज वाला एरिया है आप इसको देख सकते हो, यहां तक उन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर लिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट खलीफा बनता है वो आपका क्या होता है, उमायूद खलीफा बनता है और ये आपका सीरिया से ऑपरेट करता है। जो आज का प्रेजेंट डे सीरिया है वहां से ये आपका ऑपरेट करता है। तो 61 से लेके 750 तक ये आपका क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये देखो जो पिंक रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर भी और आगे भी, और इसी पिंक रीजन के अंडर में उमायूद डायनेस्टी के अंडर में 712 में हमारा क्या होता है, सिंध के ऊपर ये कब्जा कर लेते हैं। तो ये आपका बलूचिस्तान है, तो यहीं कहीं पर आपका सिंध है और ये आपकी देखो इंडस रिवर ये आपको दिखाई दे रही है। तो इस रीजन के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे कब्जा कर लिया है। अब अगर आप देख पा रहे हो कि जो आपकी ये जो डायनेस्टी है उमाइद डायनेस्टी नहीं सॉरी उमाइद खलीफेट है, तो इस खलीफेट के बाद क्या होता है 750 के बाद आपका एक नया खलीफेट निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अब्बासीद खलीफेट।
अब जो ये अब्बासिद खलीफेट है, ये सीरिया की जगह कहां से ऑपरेट कर रहा है? इराक से। अब ये जो इराक रीजन से जब आपका ऑपरेट करता है तो आप देख सकते हो कि इसके टाइम पे आपका जो एरिया है वो कितना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। तो अब इस अब्बासिद खलीफेट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और वो इवेंट क्या होता है कि इतने बड़े एक्सपेंशन को एक सेंटर से कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाता है। ये चीज आप खुद मान सकते हो कि देखो, एक टोटल आपका एक पॉइंट से और इतना बड़ा जो रीजन है उसको ऑपरेट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो दूर दराज के जितने भी जो रूलर होते हैं, जो खलीफा के अंडर में होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई आज से हम खलीफा को अपना सिर्फ रिलीजियस लीडर मानेंगे। रिलीजियस का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे को इस्लाम से रिलेटेड कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, खलीफा के पास जा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो आज से हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो नहीं होगा। तो पॉलिटिकल लीडर का मीनिंग क्या है? जब आपने उमायूद डायनेस्टी देखी थी, उमायूद खलीफेट देखा था, तो वहां पर क्या होता है कि ये आपका जो खलीफा है ये हर रूलर को बोलता था कि आपको इस एरिया के अंदर जाके इन्वेड करना है, आपको इस एरिया के अंदर जाके इन्वेड करना है, तो वो सबको बताता था। तो इनका जो पॉलिटिकल लीडर था वो भी कौन था? यही होता था। तो अब यहां पर आके क्या होता है, नेक्स्ट खलीफेट के अंदर 800 से लेके जो 1000 वाला टाइम पीरियड है, अब इसके अंदर आपका क्या होगा, जो खलीफेट है वो भी आपका वीक होता जा रहा है। वीक होने का मीनिंग क्या है? इस्लाम धर्म है वो देखो अभी भी एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ जो खलीफेट की पोजीशन है उसको आपके पॉलिटिकल से हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या बोल दिया गया है? रिलीजियस। और ये देखो आप नेक्स्ट में देख सकते हो कि ये आपका अब्बासिद एम्पायर है, ये आपका वो अरब रीजन है। अब ये क्या होता है यहां पर, ये देखो इंडिया के साथ ये आपका वो रीजन है, यहां पर सिंधु नदी वाला आप रीजन बोल सकते हो। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंध है, तो सिंध के ऊपर इनका कब्जा है। लेकिन अब सिंध से आगे ये आपके इंडिया में एंटर नहीं कर पाते, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब जब ये सिंध के अंदर एंटर नहीं कर पाते तो ये क्या करते हैं कि चलो यहां पर नहीं तो आपकी जो सेंट्रल एशिया है हम वहां पर जाके क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो अब जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं तो इनका जो कॉन्टेक्ट है वो होता है तुर्क के साथ। तो ये जो आपके तुर्क हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं तुर्कों के बारे में कि इन्होंने आपका, जब याद होगा गुप्ता टाइम के पीरियड पे भी आपका इंडिया के ऊपर अटैक किया था, उससे पहले भी इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया है, आपका जो हिंदू कुछ रीजन है एज ए ह्यून की फॉर्म में। तो अब ये तुर्क आपके क्या होते हैं, ये आपके बहुत ही बढ़िया फाइटर होते हैं। फाइटर क्या होते हैं कि कैवेलरी जो आपकी इनकी होती है, घुड़सवारी, उसके लिए ये इतने ज्यादा फेमस होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ये घोड़ों से बहुत जल्दी कवर कर लेते थे। उसके बाद इनकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो इतनी बढ़िया होती हैं कि पूरे वर्ल्ड में इनको माना जाता है। और इनका जो आप बोल सकते हो कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें मैंने पढ़ा था, वहां पर क्या बताया जाता है कि जब ये घोड़े के ऊपर बैठे बैठे तीरंदाजी करते हैं तो 100 मीटर दूर इनका एक लक्ष्य होता है, जो भी कोई बंदा घोड़े पर चलता चलता उसको टारगेट कर देता है लक्ष्य को, वही क्या होता है इनका आर्मी में आपका भर्ती होता है तुर्क के अंदर। तो ये देखो आपका कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर ही जब इतना डिफिकल्ट है तो आपके जो सैनिक हैं वो कितने ज्यादा हाईली स्किल्ड होंगे, जितने भी आपकी युद्ध कलाएं हैं। तो अब इनका कॉन्टेक्ट किसके साथ हो गया? तुर्क के साथ हो गया। तो ये देखो अब जो ये 800 से लेके 1000 वाला टाइम पीरियड है, तो अब मुस्लिम ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया है। और कब्जा होने के बाद जो आपके ये क्या करते हैं, तुर्क को ही अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं मुस्लिम लीडर। अब ये जो आपकी स्किल तो इनकी बढ़िया है, अब स्किल बढ़िया होने की वजह से क्या होता है, जितने भी जो तुर्क आपके आर्मी के अंदर आते हैं, सैनिक से भर्ती होते होते कुछ आपके आर्मी के कैप्टन बनते हैं, और कैप्टन बन के आपके कुछ आपके गवर्नर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। और बाद में यही आपके जो गवर्नर हैं ये आपकी क्या करेंगे, इन मुस्लिम रूलर को यहां से हटा के अपनी खुद की अलग डायनेस्टी है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप एक मतलब की जो पिक्चर है वो समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में क्या हुआ। इंडिया के ऊपर तो वो अटैक कर नहीं पाए, और अब ये क्या है आपका यहाँ पर हुआ। तो अब आपके देखो ये तुर्क आर कन्वर्टेड टू इस्लाम, तो ये इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। और ये इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने 2 साल के अंदर या 4 साल के अंदर ये आपका कन्वर्जन हो गया। तो आप समझ सकते हो 800 से लेके 1000 आपके लगभग 200 साल का ये टाइम पीरियड है जिसके अंदर क्या हुआ, इनका कन्वर्जन यहाँ पे होता है। अब इस कन्वर्जन के बाद क्या होता है कि आपका जो एबिसिड खलीफेट है वो सेंट्रल से तो उसने ऑपरेट करना कम कर दिया था। देखो बगदाद उसका मतलब कि जो मेन सेंटर था, अब बगदाद से तो वो क्या कर रहा है, पूरे सेंटर को, पूरे एरिया को वो आपका ऑपरेट नहीं कर पा रहा है।
और साथ साथ इसको क्या कर दिया था, ओनली एक रिलीजियस लीडर बोल दिया गया था। पॉलिटिकल मैटर में ये आपका इंटरफेयर ही नहीं करता था। तो अब यहां पर आपके जो जितने भी ये जो तुर्क सोल्जर इसके अंदर ऐड हुए थे, वो तुर्क सोल्जर अपने आप को क्या बोल देते हैं, गाजी। गाजी का मीनिंग क्या होता है, मिशनरी और सोल्जर, कि अब आगे से इस्लाम को हम आगे बढ़ाएंगे। मिशनरी का मीनिंग क्या है कि भाई इस्लाम का जो एक्सपेंशन है ना उसको हम करेंगे, और सोल्जर तो ये साथ साथ थे ही। तो अगर किसी के अंदर भी ये दोनों आपकी अगर चीजें हैं तो उन्होंने अपने आप को एक नया वर्ड दे दिया, गाजी। और अब ये गाजी क्या करते हैं, आगे जितने भी अब इंडिया के ऊपर जो अटैक होंगे ना आपके, चाहे वो मोहम्मद गोरी से हो या फिर आपका मोहम्मद गजनी से हो, तो वो सारे के सारे अटैक ही कौन करते हैं, ये बेसिकली आप गाजी बोल सकते हो इनको, या उनको हम बोल सकते हैं तुर्क। तो अब ये देखो तुर्क भी अटैक करेंगे, और साथ साथ ये जो आपका अरब रीजन है, तो इस अरब रीजन से भी जितने मुस्लिम है वो भी आके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो इसीलिए आपका देखो फर्स्ट स्लाइड में जो ये वर्ड यूज हुआ है ना, तुर्किस प्लस अरब, तो इसका मीनिंग अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब ये क्या करते हैं, आपके इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं। अब इंडिया के ऊपर जब अटैक करते हैं तो सबसे पहले आपका अटैक कौन करता है, गजनी। तो अब जो ये गजनी है इसका जो डायनेस्टी है वो क्या है, गजनवीद। और ये देखो आपकी जो गजनवीद डायनेस्टी है इसका जो पूरा एम्पायर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये सिंधु रिवर आपको दिखाई दे रही है। तो सिंधु रिवर से पहले पहले होता था इसका, लेकिन ये 1998 के अंदर आपका क्या होता है, पावर के अंदर आता है। और लगभग 1100 से लेके जो आपकी 1200 वाली जो आपकी एज है, या हम बोल सकते हैं 11वीं सेंचुरी है, उसके अंदर ये क्या करता है, इंडिया के ऊपर अटैक करता है। और आपको पता ही होगा कि महमूद गजनी ने इंडिया के ऊपर आपका टोटल 17 बार अटैक किए थे। 17 बार अटैक करने के बाद उसमें एक सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी वो आपका फेमस है। उसके बाद इसने मथुरा तक और कन्नौज तक आप बोल सकते हो कि इसने क्या किया था, अटैक किया था। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो 1100 से लेके 1200 वाला टाइम पीरियड है, यहाँ पर आके आपके जो जितने भी राजपूत शासक हैं वो भी आपके कमजोर होते जा रहे थे। ठीक है, तो ये टाइम लाइन आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो गजनवीद एम्पायर है, तो इसकी मतलब कि आपकी क्या होती है, आपकी डायनेस्टी की आपकी ये ओरिजिन होता है। और ओरिजिन के बाद ये क्या करते हैं, अफगानिस्तान से अपना रूल आपका चलाते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि जो आपका है, ही वाज फर्स्ट तुर्किस। यहां पर मैंने वर्ड क्या ऐड किया है, तुर्किस, ना कि अरब। तो ये आपका पहला तुर्किस है जिसने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर यहाँ पर आपको मुस्लिम भी लिखा मिल जाए तो उसको भी आप ठीक मानना, क्योंकि अब इन्होंने क्या बोल दिया था, जो भी तुर्किश पीपल थे इन्होंने अपने आप को गाजी बोल दिया था। इन्होंने क्या बोल दिया कि अब हम क्या हैं, इस्लाम की तलवार हैं, ये इस्लाम धर्म को आगे हम बढ़ाएंगे। तो इस्लाम धर्म को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हो कि अब्बासिद एम्पायर है वो अब भी इतना बड़ा है। अगर ये इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा अब्बासिद एम्पायर इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो उसी चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि अब हम इस्लाम की तलवार हैं। तो इस्लाम से तो उन्होंने बिल्कुल, अब उनको खतरा ही नहीं है इस साइड से तो कोई। अब मेन चीज उनको क्या है, एक्सपेंड करना इस साइड। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, अपने आप को एक नया वर्ड दे दिया, इस्लाम की तलवार। तो ये आप समझ सकते हो। अब 1001 के अंदर इसने क्या किया, जो आपके पंजाब के अंदर इसने देखो कैप्चर कर लिया। जो हमारे हिंदू के जो शाही रूलर थे जयपाल, उनको इन्होंने यहाँ पे हरा दिया। और आप ये समझ सकते हो कि अब तक इनका जो स्टेलमेट था वो कहां तक था, काबुल तक था। अब काबुल से आगे बढ़ के इन्होंने ये देखो, जो आपका पाकिस्तान वाला और जो आपका पंजाब है, ये इसको इन्होंने यहाँ पे, सॉरी, ये जो आप यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से दिखाना चाहूँ तो ये आपका लाहौर है, और इस लाहौर के आसपास यहीं पर आपका जो ये पंजाब रीजन है, तो उसको इन्होंने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। तो आप आगे समझ सकते हो कि वो बढ़ गए हैं। अब उसके आगे बढ़ने के बाद आपका क्या होता है, इन्होंने इंडिया के ऊपर 17 बार अटैक किया। अब देखो आप समझ सकते हो यार, जब ये इतने ही ज्यादा पावरफुल थे तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया, क्योंकि रूल तो एस्टेब्लिश करने की इनकी इंटेंशन ही नहीं थी। आपने कहावत सुनी होगी ना कि जो कुत्ते की पूंछ है, आप उसको चाहे 12 साल तक किसी नली के अंदर रखो, और जब 12 साल के बाद भी आप उसको निकालोगे ना तो वो बिल्कुल टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, वो सीधी नहीं होगी। तो इनकी जो आपकी पहले से जो इनकी सोच है या इनकी जो फितरत है, वो फितरत कैसी है, लूट खसोट करके बस अपना मतलब कि घर चलाने की थी। तो यहाँ पर देखो जितनी भी जो आपकी ट्राइब है, ये जो जितनी भी आपकी तुर्किश ट्राइब होती थी यहाँ पर जो मैंने बताई है, अब ये सारी तुर्किश ट्राइब करती क्या थी, ये आपका सिल्क रूट होता था, और इस सिल्क रूट के ऊपर जितने भी जो आने जाने वाले पैसेंजर होते थे उन्हीं को लूट खसोट करके अपना काम चलाते थे। कभी भी इन्होंने एम्पायर बिल्डिंग वाली तो अपनी जो सोच है वो कभी रखी ही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 17 बार अटैक किया, और इन्होंने देख लिया था कि यहाँ पर हमारे को कोई हराने वाला भी नहीं है। तो अगर ये ठीक है, आपके राजपूत के साथ इनकी जो टकराव है वो होते हैं, वो एक अलग चीज है, बट मेनली ये देखो 17 बार अटैक करना कोई छोटी चीज नहीं है। तो आप समझ सकते हो उसको। तो नॉर्थ के अंदर भी, वेस्ट के अंदर भी, सेंट्रल इंडिया के अंदर भी,
तो सभी जगह पे इन्होंने अटैक किया और यहाँ से हमारा बहुत ही ज्यादा जो खजाना है बस उसको लूट के ले जाते थे, और आपके जो स्लेव होते थे उनको यहाँ से, ये गुलाम गुलाम जितने भी उनको जो मतलब कि आपके जो ये जितने भी सिटीजन है जो मिलते थे उनको वो अरेस्ट करते थे और गुलाम बना के अपने वहां पर ले जाते थे। ठीक है, अब देखो ये तो गुलाम है, ये आपके दो अलग अलग वर्ड हैं। जो इंडिया से गुलाम लेके जा रहे हैं इनको सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के लिए रखा जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम ने तुर्क को अपना स्लेव बनाया था, ये वाले जो तुर्क हैं, जितने भी तुर्किश स्लेव हैं, ये आपकी बहुत ही बढ़िया आपकी आर्मी की जो स्किल्स होती हैं, फाइटिंग स्किल्स होती हैं, उनमें ये बहुत बढ़िया से निपुण होते हैं। और इंडिया से जो स्लेव आपके लेके जाए जा रहे हैं उनको ठीक है कुछ को आर्मी में भी भर्ती करते हैं, लेकिन कुछ को जो आपकी डेली हाउस होल्ड के काम है उनको उस पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अब इनकी एम्पायर बिल्डिंग की कोई ज्यादा इंटेंशन है ही नहीं। सोमनाथ मंदिर को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, और सोमनाथ मंदिर के अंदर आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में जरूर पढ़ा ही होगा कि टोटल हमारे इंडिया के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो चीज शायद आपको पता ही होगा, बट अभी वो रिलीवेंट है भी नहीं इस टाइम पे पढ़ना, तो वो चीज आप पढ़ सकते हो। अब इसके टाइम पे आपका क्या होता है, जो आपका पोएट है गजनी के कोर्ट में, एक तो अलबरूनी जो आपके बहुत ही बढ़िया पोएट हैं जिन्होंने आपकी बुक लिखी थी किताब उल हिंद, इसके बारे में जिक्र मिलता है, और दूसरे जो आपके एक राइटर हैं वो हैं आपके फिरदौसी। अब ये फिरदौसी देखो, फिरदौसी आपके एक बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। फिरदौसी आपके क्या बोलते हैं कि अगर मैं इसको एक बार फिर से आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, फिरदौसी ने अपना एक शाहनामा लिखा और शाहनामे में उन्होंने क्या बताया कि जो एक गजनी है ना, महमूद ऑफ गजनी है, उन्होंने इसको तुर्किश रूलर ना बता के उन्होंने इसको पर्शियन रूलर बता दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये पर्शियन वर्ड आपका कहां से आ गया, तो इसके लिए देखो यहां पर मैं आपको एक बार फिर से लेके जाना चाहता हूं। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, अरब। अब इन अरब ने क्या किया है, आपका कैप्चर कर लिया है इस रीजन को। ये आपका क्या होता था, कभी ओटोमन एम्पायर होता था यहाँ पे, सॉरी ओटोमन नहीं, आपका ये आपका पर्शिया एम्पायर होता था। याद करो, प्रिंस ऑफ पर्शिया का मैंने बताया था, बहुत ही बड़ा एम्पायर आपका होता था। ओटोमन एम्पायर आपका इस साइड जो आपका मतलब कि यूरोप वाला रीजन रह गया आपका, वहां पे होता था। तो इस पर्शियन रीजन में आपके क्या होते थे, शाह होते थे, और ये आपके क्या थे, सारे पर्शियन रूलर होते थे। तो अब अरब की जितने भी जो कल्चर हैं वो मुस्लिम तो ये भी हैं, मुस्लिम ये भी हैं, लेकिन ये अरब की कल्चर को कैप्चर करने में मतलब कि इतना ज्यादा अभी ये जो आपका ये वाला जो रीजन है, पर्शिया वाला रीजन है, वो अरब के जितने भी जो आपके इनके रीति रिवाज बोल सकते हो, इनके जो कल्चर हैं वो उनके साथ अभी मेल नहीं खा रहे हैं। तो अब वो क्या बोलते हैं कि भाई ऊपर से जो तुर्किश आए है ना, कैप्चर तो देखो अगर देखा जाए तो अरब ने किया है, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि भाई जो ये तुर्किश आए है ना, ये आपके अरब नहीं है, ये आपके क्या है, पर्शियन है। तो आप समझ सकते हो ना, देखो उसने मतलब कि क्या बोले आपका शाहनामा के अंदर की गजनी है ना, वो आपका क्या है, एक पर्शियन रूलर है, ना कि एक अरब रूलर। ठीक है, तो ये भी देखो आपकी जो है एक अलग ही स्टोरी चल रही है इनकी। तो अब आप आई थिंक आपको ये गजनी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि वैसे एक्चुअल में तो ये क्या था, तुर्किश था, तुर्किश वर्ड कहां से आया, पर्शियन रूलर का क्या मीनिंग होता है, आपके जो अरब रूलर है उनका क्या मीनिंग होता है। तो आई होप अब आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता चल गई होंगी। तो 1030 तक आप बोल सकते हो इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, और आपको अब ये इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब महमूद ऑफ गजनी के बाद आपका जो दूसरा रूलर आपका गजनवीद एम्पायर है। अब इस गजनवीद के अंदर इनके क्या होते हैं, वसाल्स होते हैं। वसाल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जो कभी इनके अंडर में आपके जर्नल होते हैं या जो आर्मी के अंदर सर्व करते हैं, तो वहीं से आपकी एक दूसरी डायनेस्टी होती है जिसका नाम है आपका गुरीद। अब ये गुरीद डायनेस्टी क्या होती है, गजनवीद की वसाल्स होती है। लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि भाई आपका जो महमूद ऑफ गजनी है वो आपका एक्सपायर हो गया, उसके जो फर्दर रूलर हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल है नहीं, तो अब ये क्या करते हैं, आपके जो गुरीद हैं वो गजनवीद एम्पायर को यहां से रिप्लेस कर देते हैं और वो अपना एक नया एम्पायर बनाते हैं जिसको उन्होंने बोला गुरीद एम्पायर। तो ये देखो आपका गुरीद एम्पायर अब आपका यहाँ पे पिक्चर में आता है, और गुरीद एम्पायर के अंदर ही आपका आता है एक रूलर महमूद गोरी, जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया और आपकी पृथ्वीराज चौहान के साथ आपकी उनकी फाइट हुई और बैटल ऑफ तराइन के अंदर। तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज अब आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल अभी से क्लियर कर सकते हो। गजनवीद आपका एम्पायर है वो खत्म हो चुका है, और गजनवीद के बाद आपकी नई एम्पायर आपका स्टार्ट होता है गुरीद एम्पायर। तो गुरीद एम्पायर आपका पिक्चर में आ गया है अब। ठीक है, अब अगर आप देखो थोड़ा सा अगर पीछे हिस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा, अगर मैं इसको रब कर देता हूं, कि जो गुरीद एम्पायर है जब ये पिक्चर में आया तो इसने इंडिया की तरफ ही एक्सपेंड करने की क्यों सोची। ये एक्सपेंड तो आपका ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया के अंदर भी कर सकता था, लेकिन सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे आपका एक एम्पायर था
ख्वारिजाम एम्पायर। ख्वारिजाम एम्पायर क्या था, इतना बड़ा हो चुका था वो उस टाइम पे कि वो इन्होंने इसके ऊपर 2-3 बार अटैक किया, लेकिन हर बार क्या था, ख्वारिजाम एम्पायर है, गुरिद एम्पायर को हर बार ये यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी इनसे। हर बार इनको लेते थे और वो हरा देते थे। तो इन्होंने 3-4 बार अटैक करना चाहा, इस साइड भी एक्सपेंड करने की कोशिश की, लेकिन उस साइड एक्सपेंड करने वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं अपना स्टेल एंड मेट बना लिया कि ठीक है जी, आगे से हमने संधि कर ली, ना आप आगे आओगे ना हम इस साइड आपके ऊपर अटैक करेंगे। अब उनका मेन टारगेट क्या बच गया, इस साइड ही। तो अब वो इंडिया के ऊपर देखो आपका अटैक करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज पता चल गई। तो सबसे पहले आपके सुल्तान ऑफ गुर हैं, सेम वही अफगानिस्तान से आपके क्या कर रहे हैं, आपका रूल कर रहे हैं। अब इसमें महमूद गोरी के अलावा आपके एक और एम्पायर हैं, जो आपके एक और रूलर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनका नाम क्या है, अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन को नॉर्मली आपका बोला जाता है जहन साज के नाम से। जहन साज का मीनिंग क्या है, द वर्ल्ड बर्नर। आपने वो मूवी देखी होगी ना, अजय देवगन की मूवी, तो मेरे को ध्यान नहीं आ रही, शायद हाँ, दिल जले। तो उसमें वो नहीं कहता है उसके अंदर अमरीश पुरी उसको, दिल जले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं, आज बता कितने मंडप जला के आया है। तो सेम वही आपका जो ये अलाउद्दीन है, इसका बिल्कुल एक मतलब कि आप बोल सकते हो कि इसका रूल था कि जिस भी एम्पायर के अंदर ये जाता था अटैक करने के लिए, या जहां पर भी अटैक करने के लिए जाता था, जैसे उसको हरा देता था, तो हराने के बाद वो क्या था, वो उसके अंदर आग लगा देता था और उसको डिस्ट्रॉय कर देता था उस जगह को। तो इसीलिए इसको बोला जाता है दी वर्ल्ड बर्नर। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रूलर था। तो आई थिंक आपको इस मतलब गुरीद के अंदर ये जो रूलर है इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पर आ जाए आपके सामने। वैसे इंपॉर्टेंट तो था नहीं, बट मेरे को लगा तो मैंने इसीलिए एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया अब आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे आपका कौन है, महमूद गोरी। तो 1173 में आपका पावर के अंदर आता है और 1206 तक आपका पावर में रहता है आपका। अब देखो, अब इसने 73 के अंदर पावर में आने के बाद ही क्या किया, 75 के अंदर आपका जो मुल्तान और सिंध वाला रीजन है उसको कैप्चर कर लिया। 86 के अंदर आपका जो पंजाब है पूरा उसको कैप्चर कर लिया। अब 86 के बाद अब इसका अगला टारगेट कौन था, अगला टारगेट था इसका दिल्ली। अब ये दिल्ली के ऊपर अटैक तो करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के अंदर अब आपका क्या था, वहां पर था आपका पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का भी आपका कौन सा है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान 1 आया, उसके बाद 2 आया और 3rd आया। तो अभी अभी आपकी एक मूवी भी तो आई है, पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसके अंदर अक्षय कुमार ने उसका रोल प्ले किया है। तो आपकी जो मूवी है वो सेम इसी बैटल ऑफ तराइन के ऊपर बनी हुई है आपकी। तो अब ये एक्सपेंशन तो क्या करना चाहता था, आगे तो बढ़ना ही चाहता था आपका यहाँ पे। लेकिन आगे बढ़ने के अलावा आप क्या देखते हो कि पृथ्वीराज चौहान से मतलब कि पहले तो ये बोलता है ठीक है जी मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा, या आपके ऊपर जो भी एक हिसाब से संधि बोल सकते हो आप, या ठीक है ये उससे डर रहा था वो उससे डर रहा था, एक्सपेंड तो ये भी करना चाहता था। लेकिन अब जो मूवी है, अब मूवी आपकी बेस्ड है आपकी इसके जो कोर्ट कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई ने अपनी एक मतलब कि पृथ्वीराज रासो के नाम से एक अपनी बुक लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवनी बताई है। तो उसमें तो उन्होंने क्या बताया है कि इसके रीजन से जो आपके महमूद गोरी हैं उनके कोई ना कोई रिलेटिव होते हैं जो इनकी वाइफ को या पता नहीं इनके किसी एम्पायर के अंदर जो कोई लेडी होती है उनको भगा के ले आते हैं। और मूवी के अंदर भी आपको सेम वही दिखाया गया है। अब वो क्या करता है, वो पृथ्वीराज चौहान के पास आता है और बोलता है कि भाई ये गोरी है ना मेरे को मार देगा, तू मेरे को एक काम कर, अपने जो एम्पायर के अंदर है ना शरण दे दे मेरे को। तो पृथ्वीराज चौहान उसको क्या करता है, शरण दे देता है। अब उस बात से चिढ़ के आपका गोरी क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है। तो ये जो तराइन वाला आपका जो रीजन है, ये अगर आप देखना चाहते हो तो आपका जो ये लाहौर का रीजन है, इससे आगे जब थोड़ा सा चलोगे तो यहाँ पर कहीं बठिंडा है, बठिंडा के आसपास ही आपका ये लाई करता है। तो आपका पंजाब का जो हमारा जो मॉडर्न डे पंजाब है आज के दिन, जो इंडिया के अंदर जो आपका लाई करता है, तो बठिंडा के आसपास कहीं पर आपका लाई करता है। तो वहां पर ये इस साइड से तो दिल्ली से चला जाता है और उस साइड से वो क्या होता है, लाहौर से आ जाता है आपका। यहाँ तक तो उसने कब्जा कर ही लिया है आपका पीछे। अब वो क्या होता है, तो यहाँ पर इनकी आपकी मतलब की लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो मूवी में तो इसका रीजन ये बताया गया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखते हो तो ठीक है जी, 86 के अंदर इसने पंजाब के ऊपर कैप्चर कर लिया था। अब ये पंजाब से क्या है, आगे तो बढ़ना ही चाहता है, तो इसको अटैक तो करना ही था। अब नहीं तो वो और किसी बहाने से करता। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो की अगर मानते हैं, जो इनके कोर्ट कवि चंद्र बरदाई ने लिखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या है भाई, इसने अटैक इसलिए किया। अब जब वो अटैक करता है तो पृथ्वीराज चौहान जितने भी आपके जो राजपूत रूलर होते हैं उनके साथ एक संधि करते हैं कि भाई देखो, बाहर वाला जब भी कोई अटैक करेगा तो हम सभी एक हैं। तो वो अपने सभी मोस्टली जितने भी होते हैं, ठीक है, कन्नौज वाला जयचंद है वो उसके साथ नहीं मिलता, लेकिन जो छोटे मोटे आपके जो कुछ हैं जितने भी राजपूत रूलर हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं और ये सभी मिलके क्या करते हैं, यहाँ पर आपके महमूद गोरी को हरा देते हैं।
और हराने के बाद उसको मतलब कि ना तो मारते हैं ना कैप्चर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो आप ये बोल सकते हो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती भी बोल सकते हो आप इसको। अगर ये उसको यहीं पर मार देता तो आपकी जो आगे आने वाली हमारी इंडिया की हिस्ट्री है वो कुछ अलग ही देखने को मिल सकती थी। हम ये बोल सकते थे कि हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम रूलर है वो आपका एस्टेब्लिश ही नहीं होता, या चलो आगे की बात तो वो कौन बोल सकता है, लेकिन उसने उसको मारा नहीं और उसने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद वो क्या है, आपका फिर से अफगानिस्तान में चला जाता है। अब अफगानिस्तान में जाने के बाद वो 1 साल के बाद फिर से अटैक करता है। अब कुछ तो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आपके जो कन्नौज के जो राजा हैं जयचंद, उन जयचंद ने इनको क्या किया है, इनवाइट किया है कि भाई आप आओ और दोबारा अटैक करो। अब उसी बीच में जो 91 से लेकर जो 92 वाला साल है, इसके बारे में आपने जो मूवी के अंदर भी देखा होगा कि कन्नौज की एक बेटी होती है संयोगिता, और संयोगिता आपकी क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है। वो इसकी मूर्ति से ही आपकी विवाह कर लेती है, और पृथ्वीराज चौहान भी क्या करता है, 100 लोगों की आर्मी लेके आता है और यहाँ से कन्नौज से इसकी बेटी को यहाँ से उठा के ले जाता है। तो ये अगर आप इसको स्टोरी मानो तो स्टोरी मान सकते हो, बट एक्चुअल में क्या हुआ उसका किसी को नहीं पता है। तो एक्चुअल में तो क्या है, कन्नौज का जो राजा जयचंद है ये तो पक्का था, ये भी क्या था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठना चाहता था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पे आपका क्या है, पृथ्वीराज चौहान आपका बैठ गया था। तो इसी वजह से भी इससे चिढ़ता था, ठीक है, संयोगिता वाला केस भी हो गया। तो आप जयचंद को यहाँ पे देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जयचंद की गद्दारी की वजह से आज के दिन जो हमारा इंडिया है वो आपका मुस्लिमों का गुलाम हुआ। लेकिन आप इस चीज को मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। अब इसको मतलब कि हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि जब सेकंड बार भी आपका महमूद ऑफ गोरी ने जब अटैक किया था उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान का साथ दे सकता था, लेकिन इसने दिया नहीं। अगर ये दोनों के दोनों वहां पर अटैक करते तो शायद हो सकता था कि वो सेकंड बैटल में महमूद गोरी है वो आपका जीत ही नहीं पाता। लेकिन फिर से वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, शायद। तो आप वो समझ सकते हो उस चीज का। अब इसने तो बोलते हैं कि मतलब कि जयचंद ने है ना आपका क्या किया था, गोरी के साथ आपकी एक वो संधि कर ली थी कि तू पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के मेरे को दे दियो और आप दिल्ली तू बेशक ले लियो अपनी, या जो भी कुछ है, चलो संधि की जो भी हुई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, या जो भी है, जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है कि व्यापारी को भेजता है कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। तो अब ये सुल्तान आके क्या करता है, अटैक करता है, और वो सेकंड बैटल के अंदर आपका क्या है, इसको हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। और हरा के अब देखो फिर से वही कहानियां स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ तो ये बोलते हैं कि वो इसको क्या किया, अपने साथ अफगानिस्तान में ले गया, वहां पर इसकी आंखें फोड़ दी, और आंखें फोड़ने के बाद इसने तीर मार के आपका जो आवाज भेदी तीर है, आपका गोरी बोल रहा था और उसने गोरी की आवाज को सुन के उसके ऊपर तीर चला के उसको मार दिया। अब ये क्या है, फिर से वो मतलब कहानी ही चल रही है एक हिसाब से। तो ये एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ कि उसने यहाँ पर बैटल ऑफ तराइन है उसको खत्म होते ही वहीं पर मार दिया, या जो भी कुछ है। तो पृथ्वीराज जो आपकी चौहान की जो ये मूवी बनी हुई है वो आपकी सारी की सारी चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो जो बुक लिखी है उसने, तो बुक के अंदर है। और पृथ्वीराज रासो कौन है, वो इसी का मतलब कि कोर्ट कवि है, तो वो इसके बारे में तो बड़ा चढ़ा के लिखेगा। तो आप अगर उस चीज को देखें तो आपको ये बिल्कुल एक अजीब सी भी लग सकती है। तो इसीलिए हम उसको भी मान सकते हैं अगर कोई मानना चाहता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता किसी को भी क्या हुआ आपका, तो आप वो चीज अपना बिल्कुल याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि बैटल ऑफ चांदवर होती है 92 के बाद 94 के अंदर, जिसके अंदर वो क्या करता है, जयचंद को भी हरा देता है। और 1203 के अंदर ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो इसका एक गवर्नर जनरल होता है गोरी का ही, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी को क्या बोलता है कि तू, अब मैंने दिल्ली के ऊपर तो यहाँ पर कब्जा कर ही लिया है, ये आपका दिल्ली है, इसको कैप्चर कर लिया, अब तू यहां से जा आगे की तरफ और आगे जाके अटैक कर इंडिया के ऊपर, या जितना भी तू रूल एस्टेब्लिश कर सकता है तो वो कर। अब ये बख्तियार खिलजी जब आपका आगे जाता है तो बख्तियार खिलजी क्या करता है, बंगाल और बिहार के ऊपर अटैक करता है, और यहाँ पर आपकी जो दो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला और नालंदा, ये इन दोनों को यहाँ पे जला देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जितनी भी बुक थी उनको जला दिया जाता है। और ऐसा बोला जाता है जब इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जब यहाँ पे जलाया ना, तो वहां पर हफ्तों तक जो आपकी किताबें हैं वो जलती रही थी, इतनी ज्यादा आग लगी थी वहां पे। तो ये आपको पता ही होगा, पीछे गुप्ता एम्पायर के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बहुत ही आपकी मतलब कि हाई लेवल की यूनिवर्सिटी थी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है तो वो आपका एनिसेंट हिस्ट्री का आपका लेक्चर है, उसको जाके फॉलो कर सकता है। वहां पर मैंने इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखो एक चीज बिल्कुल बीच में बोलना चाहता हूँ, चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को शेयर कर सकते हो, और उनको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। तो सीरीज को आप पीछे जाके फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, बख्तियार खिलजी ने आपका क्या किया है, अटैक करके आपकी दोनों यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया है। अब आपका यहाँ पे 1204 के अंदर ये यहाँ से वापिस चला जाता है महमूद गोरी अफगानिस्तान की तरफ,
और अफगानिस्तान की तरफ जाते हुए क्या करता है, जो आपका ये लाहौर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर वो अपना गवर्नर जनरल एस्टेब्लिश कर जाता है। किसको? यहाँ पे वो उसको अपन बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक 3 साल तक तो ये आपका 1203 से लेके 6 तक तो आपका क्या होता है, महमूद ऑफ गोरी के अंडर में ये आपका क्या करता है, राज करता है। लेकिन जैसे ही गोरी की यहाँ पे डेथ होती है 6 के अंदर, तो ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देता है और 1206 में ये अपनी एक अलग आपकी रूल स्थापित करता है और उस रूल का नाम इन्होंने बोल दिया दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी सुना है आपने, या आपने सुना होगा दिल्ली की जो सल्तनत है वो शुरू हो गई है। तो उसको एस्टेब्लिश कौन करता है, ये करता है। अब ये देखो ये है कौन, ये आपका गवर्नर है, किसका, महमूद गोरी का। छोड़ के तो इसको इसलिए गया था कि ठीक है भाई तू यहाँ पे रूल कर, और जो भी मतलब कि तो मेरा तो जो आधिपत्य है या जो मेरे अधीन में ही रूल कर रहा है तू मेरी उसके बिहाफ पे। बट जैसे ही वो मरता है आपका 1206 में, तो ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर है वो आपका घोषित कर देता है। तो अब आई थिंक आपको इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। गुरीद एम्पायर, गुरीद के बाद आपका गजनवीद एम्पायर, और गजनवीद एम्पायर के बाद आपका अरब रूलर क्या है, अरब के बाद आपका जो भी चीजें हैं वो आप अच्छे से देख चुके हो। अब हम बात करते हैं आपकी जो रूलर है आपका दिल्ली सल्तनत। यहां से आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत ने देखो अपनी जो पहली कैपिटल है वो कहां पे बनाई है, लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर आपको लग सकता है जी लाहौर के अंदर इन्होंने कैपिटल क्यों बनाई, ये तो नाम तो इसका दिल्ली सल्तनत है। लेकिन जब तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका रूलर रहा था ना, तो उन्होंने लाहौर के अंदर ही अपनी कैपिटल बनाई थी। क्योंकि देखो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट तो घोषित कर दिया था। सबसे बड़ा खतरा इनको कहां से था, गुरीद एम्पायर है। महमूद गजनी तो मरा है, उसके बाद उसके जो बेटा है या जो चाचा है या कोई ना कोई तो रूल के ऊपर आया है, तो उसको ये लगता था कि यहां से है वो अटैक होगा, और एक्चुअल में यहां से अटैक भी हुआ था। तो इसने लाहौर को कैपिटल बना के उस अटैक को यहाँ पे रोक दिया। तो इसीलिए इसने क्या किया, दिल्ली से थोड़ा सा आगे जाके लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया। तो लाहौर से इसने क्या किया, उनके अटैक को यहाँ पे रोक दिया। और इनके अटैक को रोकने के बाद अब क्या है, अब तो इसको दिल्ली में, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर तो वहां पर कोई पावरफुल रूलर था ही नहीं। पावरफुल रूलर कौन थे, राजपूत। राजपूतों को ये पहले से ही हरा चुके हैं। तो अब आप बोल सकते हो कि ये इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम था अपने एम्पायर को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने का। तो अब यहाँ पे 1206 से लेके 1210 तक आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो आपके रूल करते हैं। और ये क्या है, उसके बाद ये सुल्तान बना दिया इन्होंने अपने आप को। अब ये राजा नहीं है, तो मुस्लिम जो रूलर होता है उसको हमने क्या वर्ड यूज किया, उसके लिए सुल्तान वर्ड आपका यूज किया है। और आप बोल सकते हो कि इसी के साथ हमारे इंडिया के अंदर क्या है, मुस्लिम एम्पायर की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी शुरुआत हो चुकी है, बिगिन हो चुका है वो आपका। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो टोटल आपका ये दिल्ली सल्तनत है, इसको इन 5 डायनेस्टी के थ्रू लिया जाता है। मतलब कि 5 डायनेस्टी इसके अंदर आपकी इंक्लूड होती है। सबसे पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपका लास्ट रूलर है उसको मार के आपका जो खिलजी एम्पायर है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, वो आपके रूलर में आते हैं। उसके बाद उनके जो राष्ट्र रूलर हैं उनको जो मार के, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को मार के, जो आपका तुगलक डायनेस्टी है जिसके अंदर आपने मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उन सब के बारे में पढ़ा होगा, वो आती है। फिर उसके बाद आपकी सैयद और लोदी। सैयद आपकी बहुत ही कमजोर होती है, थोड़े टाइम के लिए आती है बीच में, बट आती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आपका आता है लोदीज। तो ये लोदीज को लास्ट में हरा के आपका यहाँ से मुगल एम्पायर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप पूरी टाइम लाइन है वो देख सकते हो। तो टोटल 1206 के लेके 1526 तक ये रूल करते हैं। और 1526 में जो आपका लास्ट रूलर है लोदी, इसको हरा के बाबर है वो आपके मुगल एम्पायर की स्थापना यहाँ पे कर देगा। तो अब आई थिंक आपको जो टाइम लाइन है वो अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पर भी देखो सेम वही चीज बताई गई है कि अब इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम के जो आक्रमण है वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली। अब तक वो क्या थे, इन्वेड करते थे, लूटपाट मचाते थे, वापिस चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, पहली बार इंडिया के अंदर जो दिल्ली सल्तनत के नाम से आपकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, स्थापना होगी अब यहाँ पे राज्य की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंड देयर रूल टू द नॉर्थ। नॉर्थ के बाद आपका दक्कन, दक्कन के बाद आपकी साउथ इंडिया। और यहाँ पर ये देखो मैप के अंदर आप देख भी सकते हो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी बोला जाता है इसको। मामलुक क्यों बोला जाता है, मामलुक का मीनिंग होता है स्लेव। ये आपका स्लेव जो वर्ड है ना उसके लिए यूज किया जाता है आपका मामलुक। तो ये मामलुक डायनेस्टी है जिसको अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। तो उसने देखो ये पूरा नॉर्थ इंडिया है उसको कैप्चर कर लिया ऑलमोस्ट। इसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो आपकी आती है खिलजी। 1290 में देखो ये यहाँ पे खत्म होगी, 1290 से लेके 1320 के अंदर। इसने यहाँ पे ये देखो पूरे नॉर्थ एरिया को बिल्कुल अच्छे से कैप्चर कर लिया है। और नॉर्थ एरिया को कैप्चर करने के बाद इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर तो नहीं बोल सकते, बट इसका एक गुलाम था मलिक काफूर।
तो उस काफूर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वैसे वो एक हिजड़ा था, जो आपके किन्नर होते हैं, वो किन्नर था। अब उसने क्या किया, साउथ के अंदर भी आपका अटैक किया और पूरे साउथ को वो जीत के एक हिसाब से यहाँ से बहुत ही ज्यादा लूटपाट मचा के वो दिल्ली के अंदर चला गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे साउथ के अंदर उसने कैप्चर किया, लेकिन उसने एरिया को अपने अंडर में नहीं लिया। एरिया को अपने अंडर में नहीं लेने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जितने भी राजा थे उनको अपने अधीन में ले लिया। उनको बोल दिया कि आप अब क्या हो, हमारे अधीन में आते हो। अधीन में लिया था उनको, बट उनके ऊपर अपना रूल कभी भी एस्टेब्लिश नहीं किया। बस उनको ये बोल दिया कि हम जब भी आएंगे आ सकते हैं, और यहाँ से जो भी कुछ टैक्स या जो भी है उनके ऊपर वो अप्लाई कर दिया, और वो चलता रहता है आपका। इसके बाद आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी, जो आपकी सबसे ज्यादा आपकी पावर में रहती है। 1320 से लेकर 1414, तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है वो इसी का है। इसके बाद आपकी सैयद डायनेस्टी इंपोर्टेंट है ही नहीं, लास्ट में आपकी आती है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी के टाइम पे देखो फिर से इससे भी कम एरिया रह गया है आपका, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो देखो सबसे ज्यादा सर्विंग पीरियड किसका है, तुगलक डायनेस्टी का 94 साल। 84 किसका है, स्लेव डायनेस्टी का सेकंड पे। सबसे कम देखो आपका खिलजी डायनेस्टी का है। लेकिन सबसे बढ़िया एक्सपेंशन जो हुआ, सबसे बढ़िया जो आपकी युद्ध स्किल थी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को यह माना जाता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत की इन पांचों की पांचों डायनेस्टी में अगर कोई सबसे पावरफुल रूलर हुआ है तो वो भी कौन है, आपका अलाउद्दीन खिलजी हुआ है। तो ये चीज अब आपको पता चल गई अच्छे से, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर आपकी सोसाइटल चेंज भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी आते हैं, और कल्चरल जो लाइफ है आप बोल सकते हो कि जो हिंदू और जैनिज्म है उसको रिप्लेस करके अभी ये क्या करेंगे, अपने मुस्लिम रूल को यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो मैंने बताया था मामलुक वर्ड यूज किया था, मामलुक डायनेस्टी। तो मामलुक का मीनिंग क्या होता है, स्लेव होता है। और ये स्लेव आपके वो नहीं है सिंपल जो घर का काम जो करते हैं, वो स्लेव नहीं है। ये स्लेव आपके जितने भी जो आपकी फाइटिंग स्किल्स होती हैं, युद्ध कला की जितनी भी स्किल्स हैं, अच्छी से तीरंदाजी करना, भाला चलाना, तलवार चलाना, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। बट ये एक अरेबिक वर्ड है आपका मामलुक, जो जिसका मीनिंग क्या होता है, स्लेव होता है। तो 1206 से लेकर 90 तक रहती है। 1206 से लेकर 10 तक तो आपका क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की पावर के अंदर रहता है। अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी जो डायनेस्टी थी वो आपकी अलग थी, जो आपकी ट्राइब थी। लेकिन इसके बाद जो आपका इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश, इसको रिप्लेस करके 1210 के अंदर कौन आ जाएगा, आपका रूलर बनेगा इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश क्या है, आपकी नेक्स्ट जो ट्राइब है वो कौन सी है, इलबारी ट्राइब। तो ये इलबारी ट्राइब से अपना बिलोंग करता है। तो इसीलिए देखो इसने अपने नाम के आगे इल, तो इल का मीनिंग क्या है भाई, ये इलबारी ट्राइब से आपका बिलोंग करता है, तो इसीलिए इसने अपना नाम इल्तुतमिश रख लिया था। और अब आप बोल सकते हो कि जितने भी जो इनके रूलर बने हैं ना, वो सारे के सारे रूलर आपके क्या हैं, इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल एशिया के जितने भी तुर्क हैं वो उसी से मतलब कि उनके डिसेंडेंट ही हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो गोरी की डेथ के बाद इसने क्या कर दिया था, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होने के बाद इसने क्या किया था, एक नए वंश की, गुलाम वंश की यहाँ पे स्थापना कर दी थी, या जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश की जगह पे दिल्ली सल्तनत भी। तो दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। अगर कोई गुलाम वंश बोलता है तो उसका भी सेम मीनिंग है, दिल्ली सल्तनत बोलता है तो उसका भी आपका सेम मीनिंग है। अब इसने अपने आप को क्या किया, सुल्तान का टाइटल दे लिया, अपने आप ही दिया है, अज्यूम किया है अपने आप को। इसको अभी तक खलीफा की तरफ से कोई भी सुल्तान का टाइटल नहीं मिला है, ये चीज आप बिल्कुल देख सकते हो। और लाहौर को इसने क्या है, अपने कैपिटल बनाया था। ये मैं आपको बता चुका हूं, लाहौर को ही अपनी कैपिटल क्यों बनाया, क्योंकि इसको डर था कि जब तक मैं लाहौर को सेफ नहीं रखूंगा तो गुरीद एम्पायर है, मैंने उसी से तो जो आपका गोरी है, गोरी से ही तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया है, तो गुरीद एम्पायर मेरे ऊपर जरूर अटैक करेगा। तो इसीलिए इसने दिल्ली की जगह पे क्या है, लाहौर को अपना कैपिटल बना रखा है। अब ये लाहौर के अंदर उनको हरा देता है। अब हराने के बाद क्या है, एरिया आपका देखो इस साइड भी ज्यादा हो गया है, तो लाहौर तो बिल्कुल आपका वेस्ट ईस्ट में लाई हो गया। तो अब ये बोलते हैं कि आगे वाले आने वाले जो रूलर हैं, इल्तुतमिश है, वो लाहौर से फिर से शिफ्ट करके अपने कैपिटल कहां पे बना देता है, दिल्ली के अंदर। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इसका नाम जो दिल्ली सल्तनत है वो क्यों पड़े आपका। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एक अलग नाम है लख बख्श, तो इसको लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने एक बार 1 लाख जो कॉइन है आपके उनको दान में दिया था, तो इसीलिए इसको लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और एक हसन निजामी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, इनको इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। तो ये इनके बारे में था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारी इंडिया के अंदर बनवाई। तो सबसे पहले तो जो दिल्ली के अंदर आज के दिन आप कुतुब मीनार देखते हो, तो वो इन्होंने ही स्टार्ट की थी। लेकिन उसका जो काम है आगे चल के इल्तुतमिश ने उसको क्या किया था, खत्म कर दिया था। और उसकी जो आगे आने वाली जो आपकी 2 ये मंजिल आपको दिखाऊंगा मैं, आपकी जो ये ऊपर वाली जो 2 मंजिल हैं, ये आपकी क्या है, तुगलक डायनेस्टी ने इनको पूरा करवाया था। तो काम तो शुरू किसने कर दिया था, इसी ने स्टार्ट किया था।
और इसने बनाया किसके ऑनर में था, इन्होंने इसको बनाया था सूफी संत थे आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो कुतुब मीनार है वो इन्होंने अपने नाम पे नहीं बनवाया। आपको लग सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम तो उसका भी यही है कुतुबुद्दीन ऐबक, कि वो उसने अपने उसमें कर लिया था, लेकिन नहीं, उसने अपने उसमें ऑनर में नहीं किया था। एक सूफी संत थे आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इन बख्तियार काकी जी की याद में इन्होंने क्या किया था, इनके ऑनर में इसने कुतुब मीनार का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और कुतुबुद्दीन, इसके आगे आप एक मोस्क देखते हो, अगर आप यहाँ पर इसको देखते हो तो ये आपकी वो मोस्क बनी हुई है, और इस मोस्क का नाम आपका क्या है, कुव्वतुल इस्लाम मोस्क। तो ये आप बोल सकते हो कि दिल्ली के अंदर ये आप पहली इन्होंने क्या किया है, मस्जिद बनाई है, मोस्क मस्जिद। और इसको बोला जाता है कि ये ट्रम्प ऑफ इस्लाम है, कि इस्लाम की जीत हो गई है दिल्ली के ऊपर, तो उसी खुशी में इन्होंने क्या किया, इस इस्लाम का निर्माण किया है। तो ये जो आपकी इस्लाम है कुव्वतुल इस्लाम, ये आपकी कुतुब मीनार के कैंपस के अंदर ये आपकी लाई करती है। और इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो आपकी अचीवमेंट थी, जो इन्होंने बनवाया, वो था इनका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। अब ये बोला जाता है इन्होंने ही बनवाया, बट अगर आप देखते हो तो इनको बनवाने वाला जो रूलर था वो कौन था, आपको पता ही है, अजमेर का रूलर था पृथ्वीराज चौहान III। उसके बाद उसने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था। तो जैसे ही महमूद गोरी है उसको दिल्ली में हराता है पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान का जो उसका मेन जो होम था अजमेर, वो अजमेर के अंदर भी जाके क्या बोलता है कि इसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। तो वो डिस्ट्रॉय करके वहां पे क्या करते हैं, वहां पर एक आपका संस्कृत का बहुत बढ़िया महाविद्यालय था, उसको खत्म करके उसकी जगह पे ये नई मस्जिद बनाते हैं। ये भी आपकी एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब कुछ तो ये बोलते हैं कि भाई 2.5 दिन के अंदर अंदर ही उसको क्या था, आपके जो विश्वविद्यालय था उसको खत्म करके डिस्ट्रॉय करके आपका ये नया मस्जिद बना दी गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ ये बोलते हैं कि भाई वहां पर 2.5 दिन का एक मेला बनता था, तो उस मेले की वजह से इसका नाम क्या बोल दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। बट एक्चुअल क्या है वो पता नहीं। हाँ, इतना कंफर्म है कि वहां पर पहले एक संस्कृत विद्यालय आपका होता था, और उसी को तोड़ के यहाँ पे क्या है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉय किया गया था संस्कृत महाविद्यालय को 1194 के अंदर। 1194 याद करो कौन सा टाइम पीरियड था आपका, 92 के अंदर आपकी जो लड़ाई होती है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यहाँ पर इसको हरा दिया। और 94 में आपका जो कन्नौज था, कन्नौज को भी इन्होंने, जो जयचंद था उनको भी हरा दिया था। और उसको हराने के बाद अब ये क्या बोलता है, आपके इसी के रूल में बन गई थी, आपका रूल किसका है, आपका महमूद गोरी का। और गोरी इसको बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तू अजमेर जाओ और अजमेर में जाके भी इनको डिस्ट्रॉय कर दे। और वहां पर वो क्या करता है, इस मंदिर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, महाविद्यालय को, और इसकी जगह पे अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो, देखो इन्होंने जो महमूद गोरी है, इनकी अगर मैं आपको, चलो ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी जो देखो मेरे को जो पर्सनली फील हुआ है इस्लाम के अंदर, अब इस्लाम जब भी हमारा इंडिया के अंदर आया है, बाकी आपने रिलीजन देखो, इससे पहले जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है। हम क्या करते हैं, दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, उनको बनवाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, मोस्टली जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको ही तोड़ तोड़ के क्या क्या ही बनाया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका कुतुब मीनार आज के दिन जहां पर बनाया गया है, वहां पर पहले 27 आपके हिंदू और जैन मंदिर होते थे, उनको तोड़ के वहां पे क्या बनाया गया है, आपकी ये एम्पायर बनाया गया है आपका। और ये बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ के देखो ये पिलर देखते हो, तो ये पिलर ये देखो किसके, आपके टोटल मतलब हिंदू मंदिर के पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको। आपका यहाँ पर जो आर्किटेक्चर देखोगे, यहाँ पर आपके जो ये जो बुत है, इनके ऊपर आपकी अलग अलग फोटो बनी हुई है। कोई आपको मोहम्मद बुद्ध की फोटो लगेगी, या कोई आपकी अलग अलग जो हिंदू देवी देवता है उनकी फोटो मिलेंगी। लेकिन उन फोटो को सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या है, उनको घिस दिया गया। घिसने का रीजन क्या है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर मूर्ति पूजा है वो आपकी बैन होती है, तो इसीलिए उन मूर्तियों को यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि इस धर्म ने अपना जो मतलब कि एक्सपेंशन किया, वो क्या किया, दूसरे धर्म को डिस्ट्रॉय करके किया। अब मतलब कि ये, चलो जो मैंने पर्सनली फील किया है, अगर आप किसी भी धर्म की बात करते हो, जैसे सपोज करो मैं सिंपल हिंदू धर्म की आपको बताता हूँ। हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई हर एक आदमी के अंदर भगवान बसता है आपका। हम पानी को भी, आपकी हवा को भी, पेड़ों को भी, हम बोलते हैं कि आपका हर जीव के अंदर क्या है, भगवान बसता है। लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर आपको क्या बताया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम धर्म को नहीं मानता है ना, तो वो काफिर है, और ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इनकी जो नीति है, जहां पर आपका ये धर्म है, इसको एक एक्सपेंशन नीति के तौर पे बनाया गया है। कबीलों में रहते थे कि एक्सपेंड करो अपने आप को, जितना ज्यादा आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि इसका जो एक्सपेंशन है वो इतनी तेजी से क्यों हुआ। ये मेरी पर्सनल राय है, आप इस चीज को मतलब कि वो ना माने इसको, ठीक है। अगर आपको भी लगता है तो ठीक है, आप इसको मान सकते हो, नहीं तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो।
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार का जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप उसको देख सकते हो। सबसे पहले आपका एक कुतुब मीनार आपको दिखाई दे रहा है पूरा कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर कुवतुल मोस्क है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब इस मोस्क के अंदर आपका एक आयरन पिलर है, ये देखो आपका आयरन पिलर है। अब इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा जरूर, जब हम मुगल सल्तनत को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता ही चलेगी। और ये देखो अलाई मीनार। अब ये अलाई मीनार आपकी कहां पे है, ये जो आपका गेट है, एंट्रेंस गेट है, इसको इन्होंने क्या बनाया था, इसको बनवाया था अलाउद्दीन ने। तो ये अलाई मीनार वो आपकी यहाँ पे है। और उसके साथ साथ, सॉरी गलती होगी भाई, एक बार रिपीट करता हूं मैं अपने वर्ड को, जो अलाई मीनार है ये आपकी ये यहाँ पे है अलाई मीनार। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला था कि जो ये हाइट है कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार से दुगनी हाइट की यहाँ पे क्या करूंगा, एक और आपकी मॉन्यूमेंट बनाऊंगा। लेकिन उसने उसका काम तो शुरू करवा दिया यहाँ पे, लेकिन वो खत्म उसको नहीं कर पाया, दुगनी हाइट का बनाना चाहता था। तो अलाई मीनार आपका वो है। और इसका जो एंट्री गेट है, इस गेट का नाम तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस एंट्री गेट को भी उसने क्या किया था, कुतुब ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। उसके बाद आपकी इल्तुतमिश की टॉम्ब है, जो आपके सेकंड रूलर अभी आएंगे इसके बाद, उसकी भी जो आपकी कब्र है वो देखो यहीं पर बनाई गई है आपकी ये। तो ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, अलाउद्दीन की जो टॉम्ब है वो आपकी देखो यहाँ पर ये आपकी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो सुबह सुबह आप बोल सकते हो कि आपके पूरे कुतुब मीनार कैंपस का एक भ्रमण करवा दिया। तो देखो सुबह सुबह उठ के पढ़ने का फायदा, बट मेरे को नहीं पता आप सुबह सुन रहे हो लेक्चर को, दोपहर को या शाम को, बट मैं तो रिकॉर्डिंग जो करता हूँ अपनी सुबह, अभी सुबह के 3:30 बजे हुए हैं, तो जब ये लेक्चर की आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो आपका ये पूरा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया। अब ऐबक की 10 के अंदर क्या होती है, चौगन खेलते खेलते आपकी डेथ हो जाती है। चौगन का मीनिंग क्या होता है, आपका एक गेम होता है हॉर्स पोलो। आपको पता तो है ही, तुर्क से आए थे, घुड़सवारी तो इनकी बहुत अच्छी होती थी। अब वो पता नहीं इसके साथ क्या गड़बड़ हुई, ये खेलते खेलते क्या होता है, वहां से गिर जाता है घोड़े से, और घोड़े से गिरने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो आप समझ सकते हो बेचारा 2-3 साल के लिए आपका रूल में आया था, 6 के अंदर बनाया था, 10 तक ही रूल किया। मोटा मोटा आप 2-3 साल के अंदर, 6 से 8 वाला जो टाइम है, ये तो लाहौर के अंदर जाके जो आपका गोरी एम्पायर है उसके साथ जो आपके जो लेटर रूलर थे उनके साथ लड़ाई की। तो जो मजे वाला टाइम था वो आते ही इसका क्या हो गया, मर गया बेचारा, मजा तो अपनी जिंदगी के ले ही नहीं पाया। तो अब हम बात करते हैं आगे इल्तुतमिश। जैसे ही आपका मरता है तो आपका 1211 के अंदर आपका अलग रूलर आपका पावर के अंदर आ जाता है, इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश आपका क्या है, सन इन लॉ है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसकी बेटी के साथ इसने निकाह किया था, तो उसके बाद ये आपका आता है। और इसी को बोला जाता है ट्रू फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ट्रू फाउंडर क्यों बोला जाता है कि ठीक है उसने एक डायनेस्टी का सिर्फ निर्माण कर दिया था, उसको ओरिजिनेट कर दिया था, लेकिन वहां पर जितने भी जो आपके बाकी राजदूत किंगडम थे उन सभी को इसने हराया। उसके बाद आपका बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर जितने भी जो विद्रोह हो रहे थे उन सभी विद्रोह को इसने यहाँ पे खत्म किया और अपने रूल को सॉलिडिफाई किया। बिल्कुल ये बोल दिया कि अब यहाँ पर मैं ही राज करूंगा। और ये आपका क्या है, इलबारी ट्राइब से आपका बिलोंग करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसीलिए इसके सामने देखो, नाम के सामने इल, तो ये जो वर्ड यूज करता है। और इसने फिर से क्या किया, लाहौर से अपनी कैपिटल है वो दिल्ली के ऊपर शिफ्ट कर दी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बोल सकते हो या सबसे बड़ी कमी बोल सकते हो, ये क्या थी कि इसने एक काउंसिल बनाई, एडवाइजरी काउंसिल 40 लोगों की, और उसका नाम क्या रख दिया, चहलगानिया चालीसा। अब जितना भी आपको आगे, इससे आगे का जो आप दिल्ली सल्तनत जो पढ़ोगे, जब तक आपका ये एम्पायर रहेगा स्लेव डायनेस्टी, तो उसके अंडर में ये चहलगामी आपकी क्या रहती है, पावरफुल रहती है। बनाया तो क्या था कि मेरे को एडवाइस देंगे अच्छी अच्छी, लेकिन एडवाइस देने की बजाय क्या हुआ, अब पूरी सत्ता को यही कंट्रोल में करते हैं। जब तक इल्तुतमिश रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आपका एक्सपायर होता है, उसके एक्सपायर होते ही ये आपके पावर में आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो अचीवमेंट मानी जाती है इल्तुतमिश की, वो आपकी क्या मानी जाती है कि इन्होंने अपने किंगडम को प्रोटेक्ट रखा। किससे, चंगेज खान। मंगोल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये देखो आप कितना बड़ा एम्पायर है मंगोल का। तो आप बोल सकते हो कि ऊपर हमारे जो चाइना है, तिब्बत वाला रीजन है, या जो आपका ये मंगोल आपका ये है, कुछ रसिया का पार्ट भी कैप्चर कर लिया था, पूरा सेंट्रल एशिया आपका देखो। फिर से इन्होंने क्या था, यहाँ पे जितना भी जो ये अब्बासिद एम्पायर था उसको खत्म कर चुके थे ये आपके। और ये आपका कहां पर था, वो फिर से वो सिमट के कहां पे रह गया था, ओनली अरब रीजन के अंदर। ये आपका अरब रीजन है, तो सिर्फ अरब के अंदर चला गया था। तो कितना ताकतवर एम्पायर था। और ये इंडस नदी है, ये देखो इन्होंने इंडिया के ऊपर कभी अटैक ही नहीं किया। बचाए कैसे रखा कि इनका एक मतलब कि मंगोल एम्पायर से आपका एक जो एम्पायर मैंने आपको पहले भी बताया था, ख्वारिजाम एम्पायर। ख्वारिजाम देखो, अगर मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूं तो ख्वारिजाम आपका कब बताया था मैंने आपको, जब ये गुरीद डायनेस्टी होती है। तो गुरीद डायनेस्टी के टाइम पे ऊपर क्या है, ख्वारिजाम एम्पायर है। अब मंगोल यहां से निकल के आते हैं
और उन्होंने देखो कितनी जल्दी एरिया कैप्चर कर लिया, ख्वारिज़म एम्पायर को यहाँ पे हरा दिया। अब इसका जो रूलर है वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पे आता है, इंडिया के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। तो ख्वारिज़म एम्पायर का जो रूलर है वो यहाँ पे आके दिल्ली के अंदर आके इससे शरण मांगता है, लेकिन इसने देख लिया था कि अगर मैंने इसको शरण दिया तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली मैंने मंगोल के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। तो इसीलिए इसने क्या किया, ख्वारिज़म के एम्पायर को अपना शरण देने से मना कर दिया कि भाई तू मेरे को बख्श दे, जहां पर भी तेरा मन करता है तू जा सकता है, लेकिन मेरे पास मत आ। अगर मैं तेरे को यहाँ पे शरण दूंगा तो अगले दिन ही क्या करेगा, चंगेज खान अपनी आर्मी को भेज के पूरे इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये जो मंगोल हैं ये भी आपके बहुत बढ़िया, आपके इनकी जो युद्ध स्किल है वो भी और भी ज्यादा पावरफुल होती है। और इनका सबसे बड़ा जो मेरे को मतलब की बढ़िया चीज लगी, वो क्या करते थे कि एम्पायर को मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देते थे। इनका सीधा सीधा बात क्या था, मंगोल की देखो सिर्फ दो ही कंडीशन होती थी। पहले दिन वो एम्पायर के अंदर जाते थे और राजा को बोलते थे कि भाई हम साल के अंदर एक बार आएंगे और आपसे टैक्स लेके चले जाएंगे, अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है। अगर राजा मना कर देता था तो अगले दिन ही आके वो पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते थे, बिल्कुल धूल में मिला देते थे, मिट्टी में मिला देते थे। तो आप देखो जो ये आपका गुरिद एम्पायर है, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो कैपिटल होती थी आपकी, तो उस कैपिटल को इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल ही मतलब कि डिस्ट्रॉय करके छोटा सा गांव बना दिया था। नहीं तो देखो पूरे एम्पायर की कैपिटल है तो कितना बड़ा वो शहर होता होगा, बट उसको खत्म करके क्या किया, बिल्कुल गांव में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट आप अचीवमेंट मान सकते हो, ये जो मैंने आपको बताई है अभी। तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम मंगोल, चंगेज खान से इसने बताया था। कैसे बताया था, अटैक्ड बाय रिफ्यूजिंग टू गिव शेल्टर टू, ये आपके जलालुद्दीन मंगबरनी है कोई, ख्वारिज़म एम्पायर की, ये अपनी शरण के लिए आए थे यहाँ पर, बट इन्होंने इसको मना कर दिया क्योंकि पता था कि अगले दिन वो अटैक कर देगा आपका। अब उसके बाद इसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अचीवमेंट, इसने इक्तादारी सिस्टम को स्टार्ट किया। इक्ता का मीनिंग क्या है, जितना भी इसका एम्पायर था, एम्पायर को इसने क्या किया, छोटे छोटे इक्ताज में डिवाइड कर दिया। और उन इक्ता से क्या करता था, रिवेन्यू को मेंटेन करता था, लॉ एंड ऑर्डर, और उसमें आर्मी के इन्होंने अलग अलग टुकड़े को बिठा दिया कि भाई ये इक्ता है, इस इक्ता के अंदर क्या है, एक आपका अलग इक्तेदार होगा। पहले उनको क्या बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे, और प्रोविंस के अंदर क्या होते थे, गवर्नर होते थे। तो गवर्नर की जगह पे इसने क्या बोल दिया, उसको इक्ता बोल दिया बस। प्रोविंस की नाम तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इक्ता के नाम से, और जो आपका गवर्नर था, गवर्नर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया इक्तेदार से या इक्तेदारी से, ठीक है। उसके बाद जो कुतुब मीनार का जो आपका काम बचा हुआ था, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उसको स्टार्ट किया था। तो बचा हुआ काम किसने पूरा किया, आपके इसी ने, इल्तुतमिश ने। और सबसे बढ़िया इन्होंने क्या किया, नए सिक्कों की यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर उसको अरेबिक में मतलब कि स्टार्ट किया। नए सिक्के आपने इसने लॉन्च किए, इंट्रोड्यूस किए। और वो नए सिक्के क्या थे, जो आपके सिल्वर के कॉइन थे, चांदी के, उनको तो इन्होंने बोल दिया टका या टंका। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कॉपर के कोयल थे, उनको इन्होंने बोल दिया जीतल। तो जीतल और जो टका वर्ड है वो दोनों के दोनों आपके अरेबिक वर्ड हैं, और ये सिक्कों के लिए यूज होते थे। सिल्वर कोइन को तो क्या बोल रहे हैं, टंका, और आपका जो कॉपर कोइन है उसको ये बोल रहे हैं जीतल। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा। और अब देखो मैंने बताया था पहले वाले उसमें भी, कुतुबुद्दीन ऐबक को आपके खलीफा से कोई अप्रूवल नहीं मिली थी, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। लेकिन इसको सुल्तान की उपाधि भी मिल चुकी है, किससे, खलीफा से। और खलीफा कौन सा है इस टाइम पे, आपका बगदाद से रूल कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका पता चल गया आपको। तो आई होप अब ये लेक्चर शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ज्यादा डिटेल में देखो पढ़ना चाहते हो तो शायद लेक्चर बड़ा ही हो जाता है। तो चीजें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप उनको शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर GS/NS आपका टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।